Hello everyone. So it's 7th of December today, or I'm back again with lecture number 5 for revision of setting up of business entities and closure. तो आज हमें डिस्कस करना है आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 12 और नाम है कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटीज। और प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि हम सोचते हैं इतनी सारी प्रोसेस, इतनी सारी चीजें, हाउ टू रिमेंबर, हाउ टू कवर द थिंग्स कि सब याद हो जाए, उस टाइम याद आ जाए। तो उसके लिए एक ही तरीका है कि आप चीज़ों को फ्लो के फॉर्म में याद रखने की कोशिश करें। कंटेंट याद रखने से ज़्यादा फ्लो याद रखने की कोशिश करें, स्टेप्स कि कब कब किस किस को अप्लाई करना है ये याद रखने की कोशिश करें कि आरडी का इन्वॉल्वमेंट कब आएगा। केवल दो ही जगह ऐसा है जब आरडी का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, पब्लिक का प्राइवेट में कन्वर्जन और सेक्शन 8 का अदर टाइप में कन्वर्जन। इसके अलावा हर जगह बोर्ड और शेयर होल्डर ये काम कर पा रहे हैं। ठीक है, फॉर्म्स के नाम बिल्कुल आपको याद रखना चाहिए, इट इज एडवाइजेबल। नहीं हो तो फिर बात अलग ही है, फिर तो कुछ नहीं, बट मैं कहता हूं एडवाइजेबल है। फॉर्म के नाम याद या फॉर्म के नंबर्स आप याद रखें और ऐसे परेशान ना हो। इसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, कई लोग बोल सकते 4 बार पढ़ लिया याद ही नहीं हो रहा। इस चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन आएगा, हार्डली पूरा पेपर इस चैप्टर में से नहीं आएगा, है ना। तो आराम से पेशेंस के साथ पढ़ें और जल्दी से हम भी आज कोशिश करेंगे कवर करने की, और मैं ट्राई करूंगा उस वे में आपको पढ़ा दूं कि आपको अभी के अभी याद भी हो जाए और आप जब खुद से भी पढ़ें तब भी यही वे अडॉप्ट करें। ठीक, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना चैप्टर नंबर 12 कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटीज। और पहला कन्वर्जन पढ़ेंगे पब्लिक टू प्राइवेट, प्राइवेट टू पब्लिक। और हियर वी गो, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक। कुछ नहीं होना है यार, मैं कहता हूं इसकी जगह ये याद रखें, प्राइवेट कंपनी का पब्लिक कंपनी में कन्वर्जन। सबसे पहले कॉल अ बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग के एजेंडा आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, तो आप क्यों इसको रटने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कनेक्ट होना चाहिए। बोर्ड मीटिंग क्यों बुलाई? पहला एजेंडा कन्वर्जन, दूसरा एजेंडा अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स, क्योंकि वो 3 कंडीशन हटा देंगे आप, 3 शर्तें, 3 रेस्ट्रिक्शंस। नेक्स्ट डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ एजीएम फिक्स करना, हमें ईजीएम सॉरी, हमें पता होना चाहिए, शेयर होल्डर्स की परमिशन लेनी है तो फिक्स द डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ द ईजीएम। और फिर ऑथोराइज, एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 2 ही हैं तो मिनिमम आपको 3 करने होंगे प्राइवेट पब्लिक कंपनी के लिए, तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ डायरेक्टर इज वन ऑफ द एजेंडा। और नेक्स्ट और लास्ट एजेंडा किसी को ऑथोराइज करना जो आपके बिहाफ पर ये सारे काम करेगा कंपनी के बिहाफ। वो लैंग्वेज आप जानते हैं अच्छे से। बोर्ड मीटिंग के बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, नोटिस भेजें और ईजीएम होल्ड करें, और आपको पास करना पड़ेगा स्पेशल रिजोल्यूशन। अब ये चीजें आप याद रखें, बोर्ड मीटिंग प्लस एसआर याद रखोगे ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा कि जनरल मीटिंग करनी है। और चूंकि एसआर पास हुआ है तो उसके बाद फॉर्म कौन सा फाइल होगा? एक तो एमजीटी 14 फाइनल है और एक फाइल होगा एप्लीकेशन फॉर कन्वर्जन INC 27। ये दोनों जगह फाइल होता है, पब्लिक टू प्राइवेट, प्राइवेट टू पब्लिक। तो INC 27 इज एप्लीकेशन फॉर कन्वर्जन। अटैचमेंट आप जानते हो अटैचमेंट क्या होते हैं इन फॉर्म्स के। जैसे MGT 14 की पर्टिकुलर बात कर लो तो आप MGT 14 के साथ में क्या लगाओगे? बोर्ड मीटिंग सॉरी जनरल मीटिंग का नोटिस, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, उसके बाद उस मीटिंग का एजेंडा, उसके मिनट्स। नोटिस हो गया सॉरी, तो एजेंडा नहीं, मीटिंग के मिनट्स क्या आप साथ में लगा दें। एप्लीकेशन फॉर कन्वर्जन में ऑलमोस्ट यही डॉक्यूमेंट लगेंगे और एक आपका ऑल्टर्ड मेमोरेंडम इन आर्टिकल, ये अटैच आपको साथ में करना है। तो ये है अटैचमेंट। तो यहां खत्म हो गया पहला कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट इनटू पब्लिक। अब हमें सीखना है बड़ा मैटर, कन्वर्जन ऑफ पब्लिक इनटू प्राइवेट। और यहां बहुत बड़ा मुद्दा है और यहां हम ये रूल डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहां मुद्दा क्यों बनता है बड़ा, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये जान जाओ तो आपको बहुत आसानी से बातें समझ में आ जाएंगी। आप और इवन अपने फॉर्म को छोटा करने जा रहे हो, पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट हो रहे हो, माइट बी पॉसिबल दैट योर आउटसाइडर लाइक क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर होल्डर एंड डिपॉजिट होल्डर में टेक एन ऑब्जेक्शन अगेंस्ट इट। तो क्या करना है? आपको पिटीशन फाइल करनी होगी कन्वर्जन के लिए रीजनल डायरेक्टर के पास में। प्रोसेस, पहला बोर्ड मीटिंग, अब डिस्कस नहीं करूंगा क्या एजेंडा है वहां, कन्वर्जन और सारी चीजें, बोर्ड मीटिंग। सेकंड जनरल मीटिंग, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो। लेकिन जो स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा उसका मैं आपको रिजोल्यूशन ही बता देता हूं, रिजॉल्व दैट pursuant to applicable provisions and various rules of the Companies Act and Companies Rules, consent of the shareholders,
subject to the approval of regional director, B and is hereby accorded to convert our public company into private. जानते हो आप ये लैंग्वेज होती है somehow here and there. तो सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ रीजनल डायरेक्टर, तो आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी आरडी, तो इसके लिए आरडी के पास फाइल करनी पड़ेगी पिटीशन, ठीक है। तो विद इन 60 डेज आपको पिटीशन फाइल करनी है आरडी के पास, RD1, ठीक है। RD1 के साथ में क्या क्या अटैच करोगे, आपका ऑल्टर्ड मेमोरेंडम आर्टिकल। अब आर्टिकल में 3 शर्तें आने वाली हैं। नेक्स्ट, जनरल मीटिंग की जो पूरी डिटेल आप देते, जनरल मीटिंग की नोटिस की मिनट्स की कॉपी, बोर्ड रिजोल्यूशन की कॉपी, जो पावर ऑफ अटॉर्नी आपने दी है, जिसके थ्रू आप आरडी में अपील करना पिटीशन लगाने जा रहे हैं, उसके नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी। अब ये 3 डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हो। पहला डिक्लेरेशन KMP का डिक्लेरेशन कि हमारी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर होल्डर 200 से ज्यादा नहीं है और हमने कोई डिपॉजिट नहीं लिया हुआ है बाय वायलेटिंग द लॉ। 200 क्योंकि आप जानते हो 200 से कम ही रह सकते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स। सेकंड, इन सेक्शंस में हमारे तरफ से कोई नॉन कंप्लायंस नहीं है। पहले तो पढ़ते वक्त होता भी था डाउट के सेक्शन कौन से, अब तो आपको सारे सेक्शन समझ में आते भी हैं, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन जैसे 186 आ गया कि इन चीजों में इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट गारंटी, फिर डिपॉजिट एक्सेट्रा में डिपॉजिट्स के रूल में हमारी तरफ से कोई वायलेशन नहीं है। पॉइंट नंबर 3, एक डिक्लेरेशन बाय KMP कि हमारी कंपनी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है, और अगर थी तो अब डिलिस्ट हो चुकी है, ठीक है। हमारी आज की डेट में हम लिस्टेड नहीं, क्योंकि लिस्टेड हो तो फिर क्यों पब्लिक से प्राइवेट में जा, ये डिक्लेरेशन साथ में अटैच कर, ठीक है। अब आपको एप्लीकेशन के साथ में कौन कौन से पर्टिकुलर सबमिट करने होते हैं, क्या क्या डिटेल देनी होती है कि कब आपकी बोर्ड मीटिंग हुई, कब आपकी जनरल मीटिंग हुई, क्यों आप कन्वर्ट करवाना चाहते हो, ठीक, और क्या पिछले 5 साल में कभी आपको कोई कन्वर्जन हुआ है। ये डिटेल क्यों, इसलिए भैया कि क्या तुम रेगुलरली कन्वर्ट करवाते रहते हो, ठीक है, क्या सेक्शन 8 कंपनी तो नहीं हो, ये चीज है। नेक्स्ट, अब पॉइंट नंबर 3 पढ़ने के पहले हम पॉइंट नंबर 5 पढ़ लेते हैं। आरडी के पास एप्लीकेशन सबमिट करने से एटलीस्ट 21 दिन पहले आपको ये फाइल करनी पड़ा, आपको एक एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा, न्यूज़पेपर में नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस का फॉर्मेट दिया हुआ है 25A, नोटिस देना पड़ेगा न्यूज़पेपर में। यही नोटिस आपको अपने डिबेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स को भी देना है, ठीक है, क्लियर। और इसका आपको प्रूफ आरडी के पास भी सबमिट करना है कि हमने नोटिस भी पब्लिश कर दिया था और हमने उनके घर पर नोटिस भी भेज दिया, डिबेंचर होल्डर, क्रेडिटर एक्सेट्रा। क्यों, हम उनसे बोलेंगे कि हमारे कन्वर्जन की वजह से डिबेंचर क्रेडिटर होल्डर एक्सेट्रा, डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर एक्सेट्रा, अगर हमारे कन्वर्जन से आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन सबमिट कर, ठीक है। तो ऑब्जेक्शंस अगर उनसे आएंगे तो बात और आगे भी बढ़ेगी। अभी हम फिर पॉइंट नंबर 3 पर आ जाते हैं वापस से। अब कुछ बच्चे पूछते सर इस हमारा क्या होना चाहिए सीक्वेंस, तो आप बिल्कुल सीक्वेंस ऐसा लिख सकते हो कि पिटीशन फाइल करें आरडी को, आरडी की पिटीशन में ये फॉलोइंग डिटेल, फॉलोइंग अटैचमेंट होंगे। उसके बाद डायरेक्टली आप ये लिख सकते हैं कि आरडी को पिटीशन फाइल करने के पहले हमें ये न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा। आप ये बिल्कुल उसी पॉइंट को वहीं उसके बाद लिख सकते हैं, और फिर आप चाहे तो पॉइंट नंबर 3 और 4 बाद में लिख दें, चलेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, इसीलिए आपको एप्लीकेशन के साथ में लिस्ट ऑफ क्रेडिटर, लिस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर सबमिट करनी पड़ेगी, लेटेस्ट लिस्ट, जिसमें पर्टिकुलर्स क्या होंगे। अब ये पर्टिकुलर्स आपको याद हो सकते हैं, इसके लिए 3 पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट, उनके नेम एड्रेस, उनकी डिटेल्स। दूसरा, उनके रेस्पेक्टिव अमाउंट्स। पॉइंट नंबर A और B हो गया। और पॉइंट नंबर 3, अगर कोई कंटिंजेंट या अनअसर्टेन्ड डेट है तो उसकी लाइक एस्टिमेटेड वैल्यू, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, अब आपको इसकी कॉपी रजिस्टर्ड ऑफिस पे भी रखनी पड़ेगी इंस्पेक्शन के लिए जो ओपन हो, है ना, ये कॉमन बात है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं मिला, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, तो फिर डायरेक्टली हियरिंग्स होगी फॉर ऑर्डर्स, नॉट फॉर ऑब्जेक्शन, फिर केवल ऑर्डर्स के लिए हियरिंग्स होंगी। और फिर रीजनल डायरेक्टर या तो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट। पॉइंट नंबर B, हो सकता है वो कुछ और डिटेल्स भी मंगवाए हैं आपसे। रीजनल डायरेक्टर आपकी एप्लीकेशन एग्जामिन करने के बाद अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई डिफेक्ट है, इंफॉर्मेशन गलत है, कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो आपको 30 डेज का विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन वो आपको इंटीमेट करेगा, और फिर आपको उस पीरियड में वो इंफॉर्मेशन GNL 5 जनरल फॉर्म, GNL 5 फॉर्म के थ्रू एडिशनल डिटेल जो उन्होंने मांगी वो सबमिट करनी पड़ेगी।
और ध्यान रखिएगा 2 रीसबमिशंस आर अलाउड, ओनली 2 रीसबमिशंस आर अलाउड। इससे ज्यादा रीसबमिशन हुए तो फिर एप्लीकेशन खत्म है आपकी, फिर नेक्स्ट नई पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे पॉइंट नंबर सी हो गया, अगर आपकी एप्लीकेशन आई थी, आपसे चीजें मांगी गई, आपने नहीं प्रोवाइड की, डिफेक्ट थे, आपने सही नहीं किए, तो फिर आपकी कैंसिल भी हो सकती है एप्लीकेशन, रिजेक्ट कर देगा एप्लीकेशन। पॉइंट नंबर टी, 30 दिन में अगर कोई उनका ऑर्डर नहीं आया अप्रूवल या रीसबमिशन या रिजेक्शन से रिलेटेड, तो मान लिया जाएगा कि एप्लीकेशन अप्रूव हो गई। अब ये भी आपको कोई लिखने की जरूरत नहीं है प्रोसेस, अगर 5 मार्क्स में आ जाए इतनी चीजें क्यों लिखोगे, आप केवल प्रोसेस लिखिए। पॉइंट नंबर 9 ये काम का है। अगर ऑब्जेक्शन रिसीव हुआ है तो फिर हियरिंग होंगी ऑब्जेक्शंस के लिए, तीनों पार्टीज की, आपकी ऑब्जेक्शन जिसने लिया उसकी, और फिर आरडी के सामने, और फिर आरडी कोशिश करेगा कि आप लोगों की कंसेंसस हो, सहमति हो जाए, सेटलमेंट हो जाए, और आपको फिर एक डिक्लेरेशन फाइल करना है कि हमारा कंसेंसस हो चुका। उसके बाद अगर कंसेंसस नहीं मिला तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होनी है, क्योंकि आपके आउटसाइडर सेटिस्फाइड नहीं हुए, और फिर एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। और आरडी चाहे, पॉइंट नंबर 9, तो वो एप्लीकेशन अभी तो हो गया तो ऑब्जेक्शन हटा दो अभी से, अब ऑब्जेक्शन के अलावा वो चाहे तो आपके लिए आपकी इस एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन कर सकता है। ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर कंपनी के खिलाफ कोई इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी चल रही है तो आपको कन्वर्जन की परमिशन नहीं मिलेगी। ठीक है, ठीक है, और अगर आप चाहते हो तो पहले वो इंक्वायरी, इंस्पेक्शन या इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाने दो। ठीक है, उसके बाद कन्वर्जन अलाउ किया जाए, दैट्स इट। और फिर आप फाइल कर दें INC 27। ठीक है, और यहाँ आया है कंपनी MGT 14, INC 27 उधर हो गया, और अब आरडी की अप्रूवल के लिए फॉर्म लगाना पड़े। सुनो वापस से, यहाँ डाउट आता है इसलिए क्लियर करता हूँ। MGT 14 हो गया, INC 27 हो गया, ये आरओसी को फाइल हो गया। अब आरओसी के पास आरडी की अप्रूवल फाइल करने के लिए फॉर्म सबमिट होगा INC 28। ठीक है, तो हम इसे समराइज कर सकते हैं। बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग ऐसा, फॉर्म MGT 14, INC 27 और RD1, फिर RD का पूरा नाटक, फिर अप्रूवल वहां से, और फिर सबमिट करना है INC 28। ये हो गया पब्लिक का प्राइवेट में कन्वर्जन। अब ओपीसी का प्राइवेट में, प्राइवेट का ओपीसी में कन्वर्जन। अब इसको तो बहुत आसानी से कंप्लीट किया जा सकता है। सबसे पहला टॉपिक ओपीसी का प्राइवेट कंपनी में। ओपीसी का प्राइवेट कंपनी में कन्वर्जन दो वजह से हो सकता है, कंपलसरीली या वॉलंटरीली। कंपलसरी क्यों कन्वर्ट करवाना पड़ेगा ओपीसी को प्राइवेट में? ओपीसी तब तक है जब तक टर्नओवर 2 करोड़ तक रेस्ट्रिक्टेड है और शेयर कैपिटल 50 लाख तक। अगर दोनों में से एक भी चीज ऊपर हो जाती है, या तो आपकी शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा हो जाए या आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हो जाए, एक भी शर्त ब्रीच हो जाए, तो आपको 6 महीने के अंदर कंपलसरी है कि प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करवा देना। ये हुआ कंपलसरी कन्वर्ट। वॉलेंट्री नहीं हुआ हमारा, ना तो टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है, ना ही कैपिटल 50 लाख से ज्यादा है, स्टिल वी वांट कि हम कन्वर्ट करवाना चाहते हैं इसको प्राइवेट में, तो फिर आप करवा सकते हो वॉलेंट्री तो हमेशा, लेकिन ओपीसी बनने के 2 साल तक वॉलेंट्रीली कन्वर्जन नहीं हो सकता। कंपलसरी तो हमेशा, बट 2 साल तक वॉलेंट्रीली कन्वर्जन नहीं हो सकता। ये काम की बात थी बहुत याद रखने की। अब इस प्रोसेस को तो हम ऐसे ही खत्म कर लेते हैं। अगर कंपलसरी कन्वर्जन है तो क्या बोर्ड मीटिंग, शेयर होल्डर्स मीटिंग क्यों नहीं? शेयर होल्डर्स की मीटिंग आप जानते हो, केवल नोट करना होता है मिनट्स ऑफ द मीटिंग में, क्योंकि एक पर्सन क्या मीटिंग करेगा हम बहुत अच्छे से जानते हैं, उनको डायरेक्शन यही है, केवल आप मिनट बुक में रिकॉर्ड करें। तो बोर्ड मीटिंग, ठीक है, उसके बाद आपको फाइल करना है आरओसी को INC 5 बोर्ड मीटिंग के, सॉरी वॉलेंट्री पहले पढ़ेंगे ना, सॉरी। तो बोर्ड मीटिंग, उसके बाद आपको फाइल करना है। अच्छा, बोर्ड मीटिंग के बाद वही वो कहते हैं जनरल मीटिंग और स्पेशल रिजोल्यूशन, वो तो होना नहीं है, बट चूंकि स्पेशल रिजोल्यूशन का लिखा है, जनरल मीटिंग होगी क्या, केवल मिनट बुक में रिकॉर्ड करना है, बट चूंकि SR लिखा है इसलिए MGT 14 फाइल होगा। और कन्वर्जन के लिए यहाँ फॉर्म है INC 6, जैसे वहां 27 था, यहाँ INC 6। ठीक है, MGT 14 हुआ, INC 6 हुआ। बोर्ड मीटिंग में काम आपको इंपॉर्टेंट करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आपको बढ़ाकर 2 मिनिमम करने पड़ेंगे, और जो नया डायरेक्टर इंसर्ट कर रहे हो उसका फॉर्म DIR 12 भी आपको फाइल करना है। तो फॉर्म हो गए 3, MGT 14, DIR 12, INC 6।
तो याद कैसे करोगे प्रोसेस? बोर्ड मीटिंग कर लें, जनरल मीटिंग कर लें, एसआर पास कर लें। जनरल मीटिंग में हेडिंग तो ये लिखें, पर डिटेल में क्या लिखें कि केवल मिनट बुक में रिकॉर्ड करना सफिशियंट है। ठीक है सर। फिर आगे क्या लिखें कि उसके बाद MGT 14 फाइल करें, उसके अटैचमेंट। फिर उसके बाद फाइल करें DIR 12 एडिशनल डायरेक्टर, मतलब एक्स्ट्रा, क्योंकि एक ही डायरेक्टर अभी हो सकता है हो, तो जो नए डायरेक्टर अपॉइंट हो रहे हैं उनकी डिटेल DIR 12। और लास्ट कन्वर्जन की एप्लीकेशन INC 6। अब INC 6 का अटैचमेंट इंपॉर्टेंट, हम वो पढ़ लेते हैं। INC 6 के साथ में अटैचमेंट किस किस चीज का वो इंपॉर्टेंट है, ये रहा। बोर्ड रेजोल्यूशन की सर्टिफाइड कॉपी, अल्टर्ड मेमोरेंडम आर्टिकल, ये भी आप जानते हो हमें करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ड्यूली ऑडिट अटेस्टेड लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आपको अभी के लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करना, और स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी, एसआर जनरल मीटिंग में जो एसआर पास हुआ उसकी कॉपी। बाकी सब तो नॉर्मल है। ठीक है, मुद्दा आता है यहां जब कंपलसरी कन्वर्जन। तो वॉलेंट्रीली कन्वर्जन के टाइम पर आपने INC 6 जमा करवाया, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों जमा करें? अभी तक की पोजीशन जानने के लिए, कहीं तुम्हें कंपलसरी तो नहीं था कन्वर्ट करना, अभी पोजीशन क्या है तुम्हारी वो जानने के लिए। नेक्स्ट, अगर ये कन्वर्जन कंपलसरी है तो वही पहले बोर्ड मीटिंग, अब उसके बाद में फिर वही बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, एसआर पास करना है। लेकिन 60 दिन में आपको फाइल करना है INC 5। ये किस बात का फॉर्म है सर? ये ROC को बताने का फॉर्म है। 60 दिन कहां से? जिस दिन वो कंडीशन एक्सीड कर गई लिमिट, वहां से 60 दिन में, वो या तो सर टर्नओवर बढ़ा या कैपिटल बढ़ी, वहां से 60 दिन में INC 5 फाइल कर देना। ये इंटीमेशन का फॉर्म है कि सर हमारा ब्रीच हो चुकी चीज है, इसलिए हम कन्वर्ट करवाएंगे। INC 5 के साथ में क्या सबमिट करोगे? काम की चीजें ये, लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट कि हमारी ये चीजें एक्सीड हो चुकी है। ये दो इंपॉर्टेंट चीज ऐसे याद करना है। ठीक, बस फिर इसके बाद INC 5 के बाद INC 6 तो हो ही जाएगा, वो तो आपको वैसे भी पता है। तो यहां बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, MGT 14, DIR 12, INC 5 हो गया, INC 6 भी हो। INC 5 इंटीमेशन के लिए कि सर कंपलसरी कन्वर्जन है, ब्रीच हो गई है, ब्रीच हुई इसके 60 दिन में INC 5 और फिर INC 6। ठीक, अब पढ़ते प्राइवेट का OPC में कन्वर्जन। ये बहुत ही आसान है, बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, SR पास करवाना है और फॉर्म फाइल होगा MGT 14 और INC 6। ऐसे ही याद रखें, बोर्ड मीटिंग एजेंडा आप जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो, अब तो लिख ही सकते हो। जनरल मीटिंग, SR पास करना है, यहां नहीं होगा कि मिनट्स बुक में रिकॉर्ड कर लो, तो प्राइवेट कंपनी है, तो यहाँ बकायदा जनरल मीटिंग होगी, SR पास होगा। फिर दो फॉर्म, MGT 14, INC 6। INC 6 के अटैचमेंट में क्या क्या है ये हम पढ़ लेते हैं, वही होने वाला है। ये रहा INC 6 का अटैचमेंट। लेकिन यहां आपको ना बस एक एक्स्ट्रा चीज है कि क्रेडिटर्स और यस मेंबर्स और क्रेडिटर्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी, तो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स और मेंबर साथ में अटैच करनी है। और ये एफिडेविट सबमिट, देखो ये पहली चीज। दूसरी चीज लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, क्योंकि ये तय करना है कि आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है और शेयर कैपिटल 50 से कम है, तभी तो प्राइवेट को OPC में कन्वर्ट होने देंगे। सिक्योर्ड क्रेडिटर से लेना पड़ेगा NOC। क्यों? अरे आउटसाइडर से, उनको प्रॉब्लम हो सकती है तुम्हारे इस छोटे फॉर्म में जाने से, पर RD का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, टचवुड। और लास्ट, डायरेक्टर को एक डिक्लेरेशन देना है कि ये जो लिस्ट हमने दी है ये मेंबर्स और क्रेडिटर की सही है और हमारी कैपिटल 50 से कम है और टर्नओवर 2 करोड़ से कम। ऑडिटर नहीं आया है यहाँ, वहां ऑडिटर सर्टिफिकेट लेना है INC 6 के वक्त, INC 5 के वक्त, सॉरी, कि सर टर्नओवर एक्सीड हो गया है, कैपिटल एक्सीड। यहाँ आपको डायरेक्टर से करवाना है एफिडेविट डिक्लेरेशन कि मेंबर्स और क्रेडिटर्स की लिस्ट सही है और हमारी लिमिट से कम ही टर्नओवर और शेयर कैपिटल, इस वजह से हम कन्वर्जन करवाने के लिए एलिजिबल। ठीक है, यह है बहुत बड़ा मुद्दा, कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी इनटू एनी अदर काइंड। ये क्या है यार? यहां बीच में आएगा RP। फॉर्म भी बहुत सारे हैं, ठीक है। याद कैसे करें सर? इसको याद ऐसे करें कि ये तो शर्तें हैं, हमें ये हम तो यहां से पढ़ें कि आपको अगर सेक्शन 8 कंपनी को दूसरे टाइप की कंपनी में कन्वर्जन करवाने, तो मुद्दा क्या है? पहले बोर्ड मीटिंग करें, फिर जनरल मीटिंग करें। जनरल मीटिंग के नोटिस के साथ में उन्हें कुछ चीजें बता दें। क्या बता दें? कि हमारी कंपनी कब बनी थी, किस चीज का काम करती थी, क्यों हम कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, हमारे मेन ऑब्जेक्ट क्या है, हमें ऐसे कौन से प्रिविलेजेस या कंसेशंस या हमें कुछ टैक्स एग्जम्पशंस मिली हुई थी सेक्शन 8 की वजह से जो अब नहीं बचेंगी।
और हमारे इस कन्वर्जन से फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या आएगा, क्योंकि आप जानते हो कन्वर्जन से एक इंपैक्ट आ सकता है कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी फ्री में या कंसेशनल रेट पर मिलेगी तो आरडी अभी कहेगा कि डिफरेंस अमाउंट पे करो, क्योंकि तुम्हें सेक्शन 8 की वजह से मिली थी, कन्वर्ट करवा रहे हो, डिफरेंस अमाउंट पे करो, ठीक है। और फिर आपने चूंकि एसआर पास करवाया तो एमजीटी 14 फाइल करना, यहां तक तो नॉर्मल चीजें हैं। अब आएगा पिटीशन, रीजनल डायरेक्टर को सबमिट करना है आईएनसी 18, ठीक है, कन्वर्जन के लिए, ठीक है। अब आईएनसी 18 के साथ में क्या क्या, रीजनल डायरेक्टर को, अब आप एक मुद्दा जानते हो अच्छे से, मुद्दा यह है बड़ा कि आप अब तक सेक्शन 8 कंपनी थे, अब चूंकि आपका ऑब्जेक्टिव इतना अच्छा था तो आपको कई ऑर्गेनाइजेशंस ने, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने हो सकता है रिलैक्सेशन दिए हो, ठीक है, ये भी हो सकता है कि आपको कोई प्रॉपर्टी कम रेट पर दी हो तो क्या पैसे वापस करो, ये सब, ठीक है। तो क्या है ना मुद्दा कि रीजनल डायरेक्टर को पिटीशन जब फाइल हुई है ना तो इसीलिए हुई कि सब बातें चेक की जाएंगी, और ऐसा नहीं केवल आरडी को इंटीमेट करना है, आपको चैरिटी कमिश्नर, इनकम टैक्स कमिश्नर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इनके पास आपका रजिस्ट्रेशन था, उन सबको इंटीमेट करना है, ठीक है। तो आरडी को सबमिट करने से एक वीक के अंदर, आईएनसी 18 फाइल करने के एक वीक में आपको एक नोटिस पब्लिश करना, नोटिस का फॉर्मेट दिया है आईएनसी 19, तो 18 आ गया आरडी की एप्लीकेशन, 19 आ गया फॉर्मेट ऑफ द नोटिस, फॉर्मेट ऑफ द पब्लिक नोटिस, तो आईएनसी 19 सबमिट करना, ठीक है। न्यूज़पेपर्स में पब्लिश करना है, कंपनी की वेबसाइट है तो वहां भी पब्लिश करना। नाउ कंपनी इसकी एक कॉपी किस किस को भेजेगी, इसी नोटिस की एक कॉपी, अब याद रख ले 3 नाम, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स में आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है 12A वाला, अब तो आप इनकम टैक्स भी पढ़ चुके, जिसकी वजह से आपकी इनकम एग्जाम्प्ट हो रखी होगी। फिर दूसरा नाम याद रख ले चैरिटी कमिश्नर, अगर आपका वहां रजिस्ट्रेशन था, और तीसरा नाम याद रख ले सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, जिसके जहां आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां की स्टेट के चीफ सेक्रेटरी। कोई ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट जिसके जुरिसडिक्शन में आप काम करते थे उन्हें भी बता, आरडी को सबमिट कर दे कि हमने इन सबको नोटिस भेज दिया, इसका प्रूफ, कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ सर्विंग सच नोटिस, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक डिक्लेरेशन फाइल करें, क्या डिक्लेरेशन यार, कि कंपनी ने मेंबर्स को डिविडेंड या बोनस के रूप में कोई भी प्रॉपर्टी एटसेट्रा डिस्ट्रीब्यूट नहीं की, यही तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन रहता है कि आप डिविडेंड नहीं बांट सकते, ये पैसा यहीं लगाना इसी के ऑब्जेक्ट में, डिविडेंड नहीं बांट सकते, ठीक है। तो आपको ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर कंपनी को किसी भी जगह कोई स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, प्रिविलेज मिला हुआ था, एग्जम्पशंस मिली हुई थी, बेनिफिट्स मिले हुए थे, कहां, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, चैरिटी कमिश्नर, गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, तो क्या उनसे लेनी पड़ेगी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उन्हें इंटीमेट भी करना है, इनसे एनओसी भी लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट, कंपनी की अब तक की पूरी एनुअल फाइलिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए, जैसे आप दिसंबर 2020 में अप्लाई कर रहे हो, इसके पहले ईयर कौन सा खत्म हुआ, मार्च 20, तो 19-20 के आपका एनुअल रिटर्न और एनुअल फाइलिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइलिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए अब तक, ठीक है। इसके अलावा अगर तुम ये पिटीशन जून में लगाते, जून में तब तो कुछ नहीं था, लेकिन अगर जून के बाद लगाओगे, मींस ईयर खत्म हुए, जिस ईयर के तुमने लेटेस्ट स्टेटमेंट फाइल करे वो खत्म हुए 3 महीने से ज्यादा हो गए, तो तुम्हें अभी तक की लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सबमिट करने पड़ेंगे। अभी तक की डिटेल बताओ, फिर लेटेस्ट के आज की बताओ, नहीं, नॉट अर्लियर देन 30 डेज, और वो भी आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवा कर देना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिसिंग सीएस या सीडब्ल्यूए से एक सर्टिफिकेट कि हमने सारे कंप्लायंस पूरे किए हैं सर कन्वर्जन से रिलेटेड, ठीक है। रीजनल डायरेक्टर किसी और, उसे लगता है किसी और अथॉरिटी से भी आपको अप्रूवल लेनी चाहिए, तो बताएंगे कि इनसे भी अप्रूवल लो, आरडी के पास डिटेल पहुंचेगी, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे अप्रूव करना है कन्वर्जन या नहीं, लेकिन वो कन्वर्जन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 3 शर्तें लगा सकते हैं 3 शर्तें आपके ऊपर। पॉइंट नंबर 1 ये कि कंपनी अब से, जो कंपनी को स्पेशल स्टेटस, प्रिविलेजेस, एग्जम्पशंस मिली हुई थी, कंपनी अब से वो एंजॉय नहीं करेगी। पॉइंट नंबर 2, अगर कंपनी ने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी अक्वायर की थी किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी से कंसेशनल रेट पर, तो आपको आज उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है माइनस आपने कितने में खरीदा था, उसका डिफरेंस पे करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, तुम्हारे पास क्या कोई रिजर्व पड़ा हुआ है, हाँ, तो बल यही
तो झगड़े की जड़ है, तुम इसीलिए तो कन्वर्ट करवा रहे हो कि करवा लोगे कन्वर्ट, फिर रिजर्व को बांट दोगे डिविडेंड के फॉर्म में। अभी तक तो पॉसिबल नहीं है, सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड नहीं बांट सकती, तो रिजर्व यही खत्म करके जाओ। कैसे खत्म करके जाए? कहेगा आरडी कि ये पैसे का यूज करो, अब जो रिजर्व पड़ा हुआ है पैसे का यूज करो अपनी आउटसाइडर्स लाइबिलिटी को पे करने में, स्टेट्यूटरी ड्यूज को पे करने में, सप्लायर्स, क्रेडिटर, सर्विस प्रोवाइडर को पे करने में। सर किसी को पे नहीं करना। अच्छा बच गया क्या? यस, बहुत बढ़िया। अगर इसके बाद भी पैसा बच जाए तो उसे आईईपीएफ में ट्रांसफर करवाएगा, तुम 1 रुपया रिजर्व के नाम पर यहां से लेकर नहीं जा पाओगे, ठीक है। बट ये कंडीशन लगाने के पहले आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड की जाए। आरडी की अप्रूवल मिलने के बाद कंपनी जनरल मीटिंग फिर करे और अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल को अल्टर करे। उसके पहले ना करे मेमोरेंडम आर्टिकल अल्टर, अभी पता ही नहीं है आपको आरडी क्या करेगा, अल्टर कर दे। फिर आपको फाइल करना पड़ेगा आईएनसी 20 आरडी के फॉर्म के साथ में, आरडी के अप्रूवल के साथ में अटैच करना आईएनसी 20 के साथ में आरडी के अप्रूवल, सबमिट करो आरओसी। तो आईएनसी 20 सबमिट करना, आईएनसी 20 के साथ में अप्रूवल सबमिट करना, ऑल्टर्ड मेमोरेंडम आर्टिकल सबमिट करना और डायरेक्टर का डिक्लेरेशन। क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी कि सर जो शर्तें आरडी ने लगाई थी वो सारी शर्तें हमने पूरी करी, उसके बाद आपको अप्लाई करना है और फिर होगा आपका कन्वर्जन। तो आईएनसी एमडीटी 14 तो हो ही गया था, 18, 19, 20, 18 आरडी की पिटीशन, 19 नोटिस न्यूज़पेपर में नोटिस का फॉर्मेट और 20 आरओसी को फॉर्म फाइलिंग करने कन्वर्जन। ठीक, ये हुआ बड़ा सा मैटर खत्म। सेक्शन 8 कंपनी का दूसरे टाइप की कंपनी में कन्वर्जन। नाउ कंपनी का एलएलपी में कन्वर्जन और एलएलपी का कंपनी में कन्वर्जन। मैंने क्लास में भी कई बार कहा कि इसको आप कन्वर्जन मानो ही मत। अगर कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो रही है तो केवल एक एलएलपी इनकॉर्पोरेट होगी। एक तरह से याद रख लें, कहीं लिखे ना, ठीक है। और कैसे समझे फिर कि सबसे पहले कंपनी बुलाए बोर्ड, कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो रही है, बोर्ड मीटिंग बुलाओ, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो। पॉइंट नंबर 5 नहीं करना आपको पहले याद, पहले बोर्ड मीटिंग बुलाओ, रेजोल्यूशन पास करवा। बोर्ड मीटिंग के अप्रूवल के बाद रन फाइल करो, रन। और रन में क्या लिखोगे? नई एलएलपी है, नहीं कन्वर्जन हो रहा है कंपनी का एलएलपी में, इसलिए अप्लाई कर रहे हो। साथ में रन के साथ में क्या अटैच करना? क्या अटैच करोगे रन के साथ में? बोर्ड का रिजोल्यूशन, जो बोर्ड ने अप्रूव कर दिया कि कन्वर्जन करवाना चाहिए, ठीक है। अब आपका नाम अप्रूव हो गया तो क्या, फिर फाइल करो फिलिप, यहां हो ना, फिलिप फाइल करो। फिलिप के डॉक्यूमेंट आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। फिलिप फाइल करें, फिलिप फाइल करते ही आप अगर सब कुछ अप्रूव हो गया तो आपकी एलएलपी बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप फाइल कर दे एलएलपी 3, एलएलपी डीड का फॉर्म, एलएलपी डीड के कंटेंट आप जानते हो। बस जैसे ही एलएलपी बन जाए, एलएलपी की इनकॉर्पोरेशन कंप्लीट हो, आरओसी को फाइल करना आईएनसी 18। सर अभी भी तो 18 आया था, वो आरडी की झलक था। आईएनसी 18 फाइल करना, फॉर्म 18 फाइल करना, सॉरी फॉर्म 18 फाइल करना। किस चीज का फॉर्म 18? कन्वर्जन की एप्लीकेशन। अभी तक तो आपने दी ही नहीं है कन्वर्जन की एप्लीकेशन, तो आरओसी को सबमिट करना फॉर्म 18 और इसी के अटैचमेंट बस इंपॉर्टेंट है। और अटैचमेंट बेटा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपनी पर टैक्सेशन और एलएलपी पर टैक्सेशन अलग अलग होता है। तो आप अभी की, और इसके अलावा प्रोविजंस भी बहुत अलग अलग होते हैं दोनों कंपनीज एक्ट के और एलएलपी एक्ट के, तो आप अभी तक की पूरी पोजीशन बताकर जाए। तो आईएनसी 18 में क्या लिखना? शेयर होल्डर के स्टेटमेंट कि ये जो शेयर होल्डर थे वो पार्टनर बनेंगे, पॉइंट नंबर 1। इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट हो गया, वो वैसे भी आप चाहे तो इसे स्किप कर दें। तीसरा, आपकी अभी तक की फाइनेंशियल पोजीशन, असेट एंड लायबिलिटी का स्टेटमेंट, वही आपका ऑडिटर इसे मतलब ऑडिटर से ऑडिट करवाकर आपको बैलेंस शीट देनी पड़ती है लेटेस्ट। कि कन्वर्जन वाले दिन जो हमने डिसाइड किया था कट ऑफ डेट, वहां हमारी पोजीशन क्या थी, क्योंकि आज तक की इनकम पर कंपनी की तरह से टैक्स लगेगा, अब से होने वाली इनकम पर एलएलपी की तरह से टैक्स लगेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी, इसलिए उनकी लिस्ट साथ में उनकी लगानी पड़ेगी कंसेंट। अगर आप किसी अप्रोप्रिएट रेगुलेटर से रेगुलेट होते हो तो उनकी अप्रूवल। इनकम टैक्स की अथॉरिटी से लेनी पड़ेगी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और लेटेस्ट रिटर्न जो आपने भरा था इनकम टैक्स का वो साथ में अटैच करना। तो आपको याद क्या करना है? फॉर्म 18 के साथ में क्या? शेयर होल्डर का स्टेटमेंट, क्रेडिटर्स की लिस्ट, साथ में उनसे ली हुई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर क्या? लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, असेट एंड लायबिलिटी का स्टेटमेंट, लेटेस्ट ऑडिट डेट। फिर क्या? गवर्निंग काउंसिल की आपके रेगुलेटरी अथॉरिटी की परमिशन और एनओसी फ्रॉम द टैक्स अथॉरिटी, और साथ में लेटेस्ट इनकम टैक्स का। खत्म प्रोसेस। ना अब हम डिस्कस करेंगे आगे, कंपनी का एलएलपी में कन्वर्जन हो गया, अब कन्वर्ट करते हैं एलएलपी को कंपनी में। एलएलपी कंपनी में कैसे कन्वर्ट होगी? वो ही यार,
कंपनी बना लो एक बेसिकली, ठीक है। पहले तो लिखा था वही एलएलपी कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है जिसमें 7 मेंबर्स हों, वही पार्ट 21 जहां नॉन कंपनियां कंपनी में कन्वर्ट होती है यूआरसी फॉर्म फाइल करके, तो उसमें एलएलपी भी एक नॉन कंपनी है। तो वो पार्ट 21 में तो कवर हो ही जाता है, जहां हम पढ़ते हैं कि कोई पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी या सोसाइटी कन्वर्ट हो सकती है कंपनी में बाय यूजिंग द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 21। उसका एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट है एलएलपी जो यहां कवर कर लिया, वहां तो है ही वो जनरल पॉइंट है, यहाँ स्पेसिफिक है। तो एलएलपी कन्वर्ट करनी कंपनी में तो कहते हैं 7 मेंबर, लेकिन बाद में कहा कि नहीं, अगर प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो रही है तो 2 भी अगर उसमें पार्टनर है तो वो कन्वर्ट हो सकते हैं। क्या करें? सबसे पहले आप याद रखोगे पार्टनर्स की मीटिंग, और पार्टनर्स की मीटिंग में पहले रिजोल्यूशन पास कर दें, ठीक है। फिर फाइल करें रन नेम अप्रूवल ऑफ द कंपनी के लिए, ठीक है। रन के बाद क्या करें? अच्छा, रन के साथ में लगा दें वो चाहे तो वो स्टेटमेंट, हाँ सॉरी रिजोल्यूशन की कॉपी, ठीक है। उसके बाद क्या करें? उसके बाद आप स्पाइस फॉर्म फाइल करें, कंपनी बना लें, फिर आप फाइल करें यूआरसी 1, और अटैचमेंट आप ना 4-5 काम के अटैचमेंट याद रखें। क्या क्या? मेंबर्स की लिस्ट, ठीक है। एफिडेविट, फर्स्ट डायरेक्टर्स के एफिडेविट, इनकॉर्पोरेशन के वक्त लगते हैं। और एक याद रख लें, लेटेस्ट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। वो इस कॉमन, उधर भी था इधर भी है। क्रेडिटर्स की एनओसी, क्रेडिटर्स की लिस्ट, साथ में उनकी एनओसी। यहां न्यूज़पेपर में आपको एडवर्टीजमेंट देना है, इसलिए कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स मैंने बता ही दिया, तो न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट देना है, उसकी कॉपी भी साथ में लगानी, बस आगे और कुछ याद नहीं रखें। क्लियर है? क्लियर? तो ये कन्वर्ट हो गई एलएलपी इनटू कंपनी। फाइल करना है क्या? यूआरसी 1, वो हो गया बोर्ड में आपकी पहले पार्टनर्स की मीटिंग, फिर रन, फिर स्पाइस, फिर यूआरसी 1, ये कन्वर्जन की एप्लीकेशन। अब 2 टॉपिक इन्होंने बीच में इंसर्ट किए थे, वो मैं बस और पढ़ा दूं, फिर चैप्टर खत्म है। 2 टॉपिक और कौन से इंसर्ट किए? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का कन्वर्जन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में। अभी कंपनी है लिमिटेड बाय गारंटी, अब हो रही है कन्वर्ट इनटू कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ये कंपनी टू कंपनी कन्वर्जन हो रहा है, केवल एक शर्त याद रखना। अच्छा, पहले बेसिक है, अभी गारंटी दी हुई थी, अब शेयर कैपिटल बनेगी इनकी। अभी बोला था बाइंडिंग अप के टाइम पर पैसे की जरूरत हुई तो इतनी इतनी मैक्सिमम पैसा देंगे, अब आप शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो रहे हो, तो जितनी गारंटी का अमाउंट था उतनी शेयर कैपिटल कन्वर्ट होगी, उतनी शेयर कैपिटल करनी पड़ेगी। चलिए, शेयर कैपिटल इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ गारंटी। सेक्शन 8 कंपनी ऐसा कन्वर्जन नहीं कर सकती, ठीक है। अब पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3। सबसे पहले क्या कर लें? एसआर पास करवा लें, मतलब बोर्ड मीटिंग कर लें, फिर जनरल मीटिंग कर लें, और उसमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा। और आप जानते हो आर्टिकल्स ऑल्टर होंगे, क्योंकि अभी सेट ऑफ टेबल ही अलग फॉलो हो रही थी अभी लिमिटेड बाय गारंटी के लिए, तो अब सेपरेट सेट ऑफ आर्टिकल फॉलो हो। एसआर पास हुआ तो एमजीटी 14, और सबमिट करना है आईएनसी 27, वही पब्लिक प्राइवेट वाला ही फॉर्म यहाँ भी एप्लीकेबल होगा, आईएनसी 27, जिसमें साथ में क्या लगाना? एसआर की कॉपी, ऑल्टर्ड मेमोरेंडम, ऑल्टर्ड आर्टिकल। अब यहाँ पर आपको साथ में लगानी पड़ेगी लिस्ट ऑफ मेंबर्स, उसमें बताना पड़ेगा मेंबर्स का नाम और कितनी कैपिटल सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि अब तो कैपिटल हो। और ध्यान ये रखें, कैपिटल का जो नीचे टोटल आया इस लिस्ट में वो आपकी गारंटी के अमाउंट के इक्वल होना चाहिए, बस। फिर आप उसे अप्रूव कर दें तो आपकी कंपनी हो गई कन्वर्ट। तो किया क्या आपने? शेयर होल्डर से रिजोल्यूशन पास करवाया, आर्टिकल को ऑल्टर किया तरीके से, सेपरेट सेट ऑफ आर्टिकल्स है, और फिर आपने फाइल किया आईएनसी 27। और लास्ट, कन्वर्जन ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी इनटू अ लिमिटेड लाइबिलिटी। अच्छा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी को लिमिटेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकता है, लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकता है। अब यार सोचो थोड़ा सा रुक कर, अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी अभी आपकी, अब आप लिमिटेड लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो रहे हो, आपके क्रेडिटर एटसेट्रा को प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए फिर उनसे एनओसी लेनी पड़ेगी, न्यूज़पेपर में नोटिस देना पड़ेगा। सबसे पहले वही बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में, और उसके बाद फॉर्म फाइल करना आईएनसी 2, ठीक है। 7 दिन में, एसआर पास करने से 7 दिन में आपको एक नोटिस देना पड़ेगा न्यूज़पेपर में, फॉर्मेट दिया हुआ है 27A, जहां बताओगे कि हम कन्वर्जन का प्रपोजल लेकर आए हैं, हम कन्वर्ट कर रहे हैं।
अगर क्रेडिटर्स एटसेट्रा को इस कन्वर्जन से कोई ऑब्जेक्शन है तो सबमिट करना है। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, एसआर पास करने से 45 डेज में आरओसी को एप्लीकेशन फाइल करना है। साथ में क्या क्या अटैच करना, जनरल मीटिंग का नोटिस, रिजोल्यूशन जो पास किया उसकी कॉपी, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट की कॉपी, ऑल्टर्ड मेमोरेंडम आर्टिकल की कॉपी नए लगेंगे। अब 3 तरह के डिक्लेरेशन है पॉइंट नंबर ई, जी और एच में। पहला डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन पे साइन का तरीका क्लियर है, 2 मिनिमम डायरेक्टर, अगर एमडी है तो एक एमडी करेगा। ठीक है। पहला डिक्लेरेशन कि इस कन्वर्जन से हमारी कोई भी डेट, कोई भी लाइबिलिटी, ऑब्लिगेशन या कॉन्ट्रैक्ट अफेक्ट नहीं हो रहे हैं, ना हो। सेकंड डिक्लेरेशन, वही 2 डायरेक्टर, अगर एमडी है तो एक वो करे कि हमने कंपनी के अफेयर्स में पूरी इंक्वायरी कर ली है और हमारा ये ओपिनियन है कि क्रेडिटर्स की लिस्ट सही है, इनकी जो हमने वैल्यू दी है वो सही है। ठीक है। इसके अलावा और कोई डेट हमारे ऊपर ड्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि उनसे एनओसी लेनी है ना, इसलिए बोले सही लिस्ट फाइनल है, सही लिस्ट है। एक और डिक्लेरेशन, सॉल्वेंसी का डिक्लेरेशन कि अगले 1 साल में हमारी कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं हो। हमने कंपनी के अफेयर्स में पूरी इंक्वायरी कर ली है, हमारा ओपिनियन है कि कंपनी इज कैपेबल ऑफ मीटिंग इट्स लायबिलिटी। इतना क्यों करवा रहे? क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी से लिमिटेड में जा रहे हो, तुम्हारी लायबिलिटी तो कम हो जाएगी, हम आउटसाइडर्स को प्रॉब्लम ना हो जाए। ठीक। पॉइंट नंबर एफ, आपको साथ में अटैच करना है लिस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स। उनको आपको इंडिविजुअल नोटिस वो वाला भेजना भी पड़ेगा, तो आपको यहाँ अटैच करना है, लिस्ट बतानी है, नेम एड्रेस ऑफ द क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर होल्डर, उनके अमाउंट कितने पेंडिंग है, और डायरेक्टर का डिक्लेरेशन कि उनको हम नोटिस डिस्पैच कर चुके हैं। तो सोचो आप केवल एक पॉइंट याद रह जाए कि तुम्हारी लायबिलिटी कम हो रही है, आउटसाइडर्स को प्रॉब्लम हो सकती है, हालांकि आरडी को बीच में नहीं लाए टचवुड, बट आपको सारा काम करना है, नोटिस पब्लिश करना है, नो ऑब्जेक्शन के लिए उनसे मांगना है कि तो ऑब्जेक्शन है तो बता दें, मतलब ऑब्जेक्शन है तो सबमिट कर दें। 3 तरह के डिक्लेरेशन उसी ग्राउंड पर हुए और ये लिस्ट उसी ग्राउंड पर बनी, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर एटसेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर आई, एक सर्टिफिकेट लेना है ऑडिटर से कि कंपनी सॉल्वेंट है और आज की डेट में गोइंग कंसर्न है। एनओसी लेनी सेक्टरल रेगुलेटर अगर कोई है तो, और एनओसी लेनी सिक्योर्ड क्रेडिटर। ठीक। लास्ट, डिक्लेरेशन फाइल करवाना 2 डायरेक्टर से इंक्लूडिंग एमडी कि कंपनी के खिलाफ कोई कंप्लेन एटसेट्रा पेंडिंग नहीं है फ्रॉम मेंबर्स, इन्वेस्टर्स एटसेट्रा, कोई इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, इन प्रोसिक्यूशन पेंडिंग नहीं है। रजिस्ट्रार इन्हें कंसीडर करेगा, उसके बाद अप्रूवल ग्रांट करेगा, तो आपकी कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी से लिमिटेड लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन आपको 2 शर्तों का पालन करना है। कंपनी अगले 1 साल तक अपना नाम चेंज नहीं करेगी, आइडेंटिटी मत बदलना, पता बड़ा लायबिलिटी लिमिटेड करके आइडेंटिटी भी बदल के बैठ गया। और कंपनी जब तक ये डेट, लायबिलिटी, ऑब्लिगेशन पे ऑफ ना हो जाए तब तक डिविडेंड नहीं बांटेगी, क्योंकि लायबिलिटी लिमिटेड कर रहे हो ना, पता बड़ा पैसा भी निकाल कर बैठ गया, जो रिजर्व था वो भी नहीं करोगे जब तक ये लायबिलिटी खत्म ना हो जाए। पॉइंट नंबर 8, फॉलोइंग, ये स्पेसिफिक एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है, फॉलोइंग केसेस में आपको कन्वर्जन की परमिशन नहीं मिलेगी, अनलिमिटेड से लिमिटेड में जाने की परमिशन इन केसेस में नहीं मिलेगी। पॉइंट नंबर 1, कंपनी की नेटवर्थ नेगेटिव है। पॉइंट नंबर 2, कंपनी की स्ट्राइक ऑफ की पिटीशन पेंडिंग है। पॉइंट नंबर 3, डी पढ़ ले उसके लिए, वाइंडिंग अप पिटीशन पेंडिंग है। पॉइंट नंबर सी, कंपनी के एनुअल फाइलिंग में अगर डिफॉल्ट है। पॉइंट नंबर ई, कंपनी ने अगर कॉल इन अरियर ही कंपनी को नहीं मिले, डायरेक्टर एटसेट्रा से 6 महीने से ज्यादा पेंडिंग है। एंड लास्ट, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या इंस्पेक्शन पेंडिंग है। ठीक। तो कंपनी स्ट्राइक ऑफ में है, वाइंडिंग अप में है, नेटवर्थ नेगेटिव है, कॉल पेंडिंग है डायरेक्टर से कॉल पेंडिंग है, लायबिलिटी लिमिटेड करवा के क्या करोगे, एनुअल फाइलिंग पेंडिंग है, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन एटसेट्रा पेंडिंग है, क्या पता उनका इंपैक्ट क्या है, तब तक आपको अनलिमिटेड लायबिलिटी से लिमिटेड बाय इधर गारंटी और बाय शेयर्स की परमिशन नहीं मिलेगी। ठीक। ये था हमारा चैप्टर कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटी। एक छोटा सा पार्ट और है, पार्ट 21 कंपनीज, जो आप जानते ही हो बहुत अच्छे से कि इस पार्ट में कंपनी का मतलब होता है अदर देन कंपनी, फर्म, एलएलपी, सोसाइटीज एटसेट्रा। वो भी यूआरसी वाला फॉर्म फाइल करके अपने आप को कन्वर्जन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन पुराने एक्ट में बनी हुई कंपनी इस एक्ट में बनाना चाहती तो उसके लिए ये वाली प्रोसेस नहीं होती, वो तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है। कंपनीज एक्ट 1956 में बनी हुई कंपनियां 2013 में कुछ करना थोड़ी पड़ा, उन्हें कंपनी माना ही गया।
ठीक है, तो ये प्रोसेस उन लोगों के लिए जो कंपनी नहीं है और कंपनी में कन्वर्ट होना चाहते। कंडीशंस केवल क्या क्या है, कंडीशंस ये हैं, कुछ कंडीशंस पढ़ा देता हूं काम की है। अगर एक कंपनी, कंपनी मतलब एलएलपी, फॉर्म, सोसाइटी एक्सेट्रा, उसकी लाइबिलिटी अगर लिमिटेड है, जैसे एलएलपी, एलएलपी कन्वर्ट होना चाहती कंपनी में पर अभी लाइबिलिटी लिमिटेड है, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। पॉइंट नंबर 2, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा पॉइंट नंबर 4। जब तक आपके मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स की कंसेंट नहीं मिल जाती, आप ये कन्वर्जन नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 5, यस, जहां कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं है, कंपनी मींस एलएलपी फॉर्म एटसेट्रा, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म है, उनके मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं है, और अब आप लिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हो, तो मेजॉरिटी मेंबर्स की कंसेंट चाहिए होगी 3/4 मेंबर्स की। मतलब अगर उधर लाइबिलिटी लिमिटेड थी तो इधर अनलिमिटेड वाली में तो कन्वर्ट ही नहीं हो सकते, बट उधर लाइबिलिटी अनलिमिटेड थी, फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप फॉर्म, वो इधर आना चाहती लिमिटेड कंपनी में, तो 3/4 मेंबर्स की कंसेंट लेनी। और when a company is about to register as a company limited by guarantee, अगर लिमिटेड बाय गारंटी से कन्वर्ट होना चाहते हो, मतलब फॉर्म हुआ पार्टनरशिप फॉर्म, वो कन्वर्ट होना चाहते हो लिमिटेड बाय गारंटी में, तो असेंट टू इट्स बीइंग सो रजिस्टर्ड शेल बी अकम्पेनिड बाय रिजोल्यूशन, ये डिक्लेयर करते हुए कि कौन मेंबर कितने कितने अमाउंट की गारंटी लेगा। अच्छा सर, इट इज सो सिंपल, यस, तो ये बताना कि ये मेंबर, ये अभी पार्टनर थे, मेंबर बनेंगे और कितने कितने अमाउंट की गारंटी लेने के लिए रेडी है। जब तक 7 मेंबर आपकी कंपनी में नहीं है, कंपनी मींस फर्म, एलएलपी, सोसाइटी, तब तक आप कन्वर्ट नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप प्राइवेट में कन्वर्ट होना चाहते हो, तो आपके 2 भी मेंबर हो तो आप कन्वर्ट हो सकते हो। तो यही फॉलो करके हमने एलएलपी को कंपनी में कन्वर्ट करवाया था, वो स्पेसिफिक पढ़ लिया, जबकि जनरल टॉपिक तो है पार्ट 21। तो यहां खत्म होता है हमारा चैप्टर नंबर 12। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।